सोचना थोड़ा अजीब लगता है कि एक आम दिन हो और अचानक खबर आए कि पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें रातों रात दुगनी हो गई हैं। बिल्कुल। और यानी सप्लाई चेन रुक जाए, स्टॉक मार्केट अचानक से धर्म से गिरने लगे। कोई आम इंसान यही सोचेगा ना कि शायद कोई तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है। सही बात है। लोगों को लगेगा कि देशों ने एक दूसरे के बॉर्डर सील कर दिए हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई नई दीवार नहीं खींची गई। एग्जैक्टली जिस समुद्री रास्ते से दुनिया का सबसे जरूरी ट्रेड होता है, उसको ऑफिशियली बंद भी नहीं किया गया है। फिर भी ग्लोबल इकोनॉमी एक तरह से हॉस्टेज यानी बंधक बन चुकी है। और यही आज की जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति की सबसे डरी हुई सच्चाई है। चीजें अब ना पहले जैसी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रही। बिल्कुल। आज के इस डीप डाइव में हम ठीक इसी संकट के बीचों बीच उतर रहे हैं। 28 फरवरी 2026। वो दिन जब सब बदल गया। हाँ, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एक बहुत बड़ा जॉइंट मिलिट्री स्ट्राइक लॉन्च किया। उसको नाम दिया गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इस एक घटना ने सिर्फ मिडिल ईस्ट को ही नहीं हिलाया, बल्कि इसका असर ईस्टर्न यूरोप के युद्ध के मैदानों से लेकर यूनाइटेड नेशंस के गलियारों तक पहुंच चुका है। और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी तक भी। सही कहा। तो हमारे पास आज इस पूरे घटनाक्रम को डिकोड करने के लिए न्यूज़ रिपोर्ट्स और CSIS, स्टिम्सन सेंटर, FPRI जैसे थिंक टैंक्स की डिटेल्ड एनालिसिस है, और UN के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का एक पूरा स्टैक पड़ा है, जो कि काफी भारी भरकम इन्फॉर्मेशन है। बहुत ज्यादा। पर हमारा मिशन किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि इस इंफॉर्मेशन के पहाड़ से उस असली मैकेनिज्म को समझना है कि आखिर पर्दे के पीछे ये सब काम कैसे कर रहा है। क्योंकि अगर हम सिर्फ हेडलाइंस पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि ये सिर्फ एक और हवाई हमला है। राइट। लेकिन जब हम डेटा और उन रिपोर्ट्स को गहराई से देखते हैं तो समझ आता है कि ये स्ट्राइक मॉडर्न वॉरफेयर और डिप्लोमेसी की हर पुरानी किताब को गलत साबित कर रहा है। ओके, चलिए इसको अनपैक करते हैं। सीधे उस रात पर चलते हैं जब ये सब शुरू हुआ। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। भारी बमबारी हुई थी। बहुत भारी। और सबसे बड़ी खबर ये आई कि इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मृत्यु हो गई है। इसके तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान जारी किया। हाँ, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर ईरान के लोगों से अपनी सरकार का तख्ता पलट करने यानी रेजिम चेंज का आह्वान किया। अब यहाँ मेरी एक उलझन है, मुझे ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। क्या बात? देखिए, अमेरिका ने ईरान के आसमान पर पूर्ण वर्चस्व, जिसे हम एयर सुपीरियॉरिटी कहते हैं, वो हासिल कर लिया है। बिल्कुल। जो काम रशिया यूक्रेन में 4 साल में नहीं कर पाया, वो अमेरिका ने कुछ ही दिनों में कर दिया। ना चाहते हो। सही एग्जाम्पल है। और उम्मीद कर रहे हो कि अंदर बैठे लोग डर कर खुद ही घर के कागजात आपके नाम कर देंगे। मतलब क्या सिर्फ हवाई हमलों से कोई देश अपनी सत्ता छोड़ देता है? यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि ये एनालॉजी स्थिति को बिल्कुल सटीक तरीके से बयान करती है, और स्टिम्सन सेंटर का एनालिसिस भी ठीक इसी बिंदु पर चोट करता है। अच्छा, उनका क्या कहना है? इतिहास गवाह है कि एयर पावर या वायुसेना कभी भी अकेले दम पर रिजीम चेंज नहीं कर सकती। यानी आसमान से सरकार नहीं गिराई जा सकती। एग्जैक्टली। एयर पावर आपके दुश्मन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर सकती है, उनके कम्युनिकेशन टावर्स उड़ा सकती है, बड़े कमांडर्स को निशाना बना सकती है। लेकिन सत्ता पलटने के लिए जो घरेलू राजनीतिक ढांचा बदलना पड़ता है ना, वो सिर्फ बमबारी से नहीं हो सकता। लेकिन एक मिनट, लिबिया का उदाहरण भी तो है हमारे पास। 2011 में जब नाटो ने मुअम्मर गद्दाफी के खिलाफ हवाई हमले किए थे, तब तो गद्दाफी की सत्ता गिर गई थी ना? हाँ, पर वहां एक बहुत बड़ा मिसिंग लिंक था। कैसा मिसिंग लिंक? जो लीबिया में था पर ईरान में नहीं है। देखिए, नेटो के हवाई हमलों ने गद्दाफी की सेना को कमजोर जरूर किया, लेकिन सत्ता तब तक नहीं गिरी जब तक कि जमीन पर मौजूद विद्रोही ताकतों ने आगे बढ़कर राजधानी पर कब्जा नहीं किया। ओह, यानी जमीनी फौज या रेबल्स का होना जरूरी था। बिल्कुल। ईरान के मामले में जमीन पर ऐसी कोई संगठित हथियारों से लैस विद्रोही सेना मौजूद ही नहीं है जो इस हवाई हमले के बाद पैदा हुए खालीपन का फायदा उठा सके। ये तो पॉइंट है। और सबसे अहम बात, स्टिम्सन सेंटर की रिपोर्ट एक साइकोलॉजिकल पहलू की ओर इशारा करती है। क्या? जब किसी देश पर बाहरी हमला होता है, खासकर ऐसा हमला जिसमें देश के सर्वोच्च नेता की जान चली जाए, तो अक्सर इसका उल्टा असर होता है। आप रैली अराउंड द फ्लैग इफेक्ट की बात कर रहे हैं? ठीक वही। भले ही ईरान की जनता अपनी सरकार से कितनी भी नाराज क्यों ना हो, जब आसमान से विदेशी बॉम्ब गिरते हैं तो राष्ट्रवाद की भावना हावी हो जाती है। लोग आपस में जुड़ जाते हैं। हाँ, लोग बाहरी खतरे के खिलाफ अपनी उसी सरकार के पीछे एकजुट हो जाते हैं।
यानी जिस बॉम्बार्डी से सत्ता को कमजोर करने की उम्मीद थी, वो असल में उस सत्ता को जनता के बीच एक नई वैधता, एक नई लाइफलाइन दे सकती है। खत्म करना चाहते हैं, अनजाने में उसी की जड़ें मजबूत कर रहे हैं। सही कहा। और अगर हम इसके दूसरे पहलू को देखें तो अमेरिका के भीतर भी इस ऑपरेशन को लेकर भारी उथल-पुथल मची हुई है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि करीब 60% अमेरिकी जनता इस युद्ध में शामिल होने के सख्त खिलाफ है। और एक नया संवैधानिक संकट अलग से खड़ा हो गया वहाँ। हाँ, क्योंकि कांग्रेस की मंजूरी के बिना इतना बड़ा युद्ध शुरू कर दिया गया। ये तो अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। अमेरिका के भीतर एक राजनीतिक जंग छिड़ी है और बाहर मिडिल ईस्ट में एक सैन्य जंग। सही बात है। अब क्योंकि ईरान ये अच्छी तरह जानता है कि वो हवा में अमेरिका और इजराइल की फौजी ताकत का सीधा मुकाबला नहीं कर सकता, तो वो चुप तो नहीं बैठेगा। नहीं, वो अपनी लड़ाई उस मैदान में ले जा रहा है जहां दुनिया की सबसे बड़ी दुखती रग है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हॉर्मुज जलदारो मध्य। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। बहुत ज्यादा। मतलब अगर ईरान आसमान में नहीं जीत सकता तो वो पानी में खेल बदल रहा है। ये रास्ता, ये स्ट्रेट ग्लोबल इकोनॉमी की मुख्य आर्टरी यानी धमनी की तरह है। 20% से ज्यादा तेल यहीं से गुजरता है। अगर आप इस धमनी को दबा देंगे तो पूरी दुनिया को हार्ट अटैक आ सकता है। वही तो। लेकिन यहाँ मुझे ईरान की स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा पेच नजर आ रहा है। कैसा पेच? अगर ईरान सच में पूरी दुनिया को दर्द देना चाहता है, अमेरिका पर दबाव बनाना चाहता है, तो उसने ऑफिशियली हॉर्मुज को पूरी तरह बंद क्यों नहीं किया? कोई बड़ी ब्लॉकेड या नाकेबंदी की घोषणा क्यों नहीं की? अगर हम इसको बड़ी पिक्चर से जोड़ें तो समझ आएगा कि ईरान को किसी ऑफिशियल नाकेबंदी की जरूरत ही नहीं है। यानी बिना बंद किए बंद कर दिया। एग्जैक्टली। यहीं पर इफेक्टिव क्लोजर या प्रभावी बंदी का कॉन्सेप्ट काम आता है। ईरान की आईआरजीसी ने क्या किया? उन्होंने कुछ मर्चेंट जहाजों पर हमले शुरू कर दिए। हाँ, 12 मार्च तक करीब 21 हमले हुए हैं। एमटी स्काईलाइट पर हमला हुआ जिसमें 2 भारतीय नाविकों की जान चली गई। और कुवैत के पास सुनांगोल नामे पर ड्रोन से हमला हुआ। लेकिन वेट, एक मिनट, 21 जहाजों पर हमला तो पूरे ट्रैफिक का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है ना। रोजाना तो वहां से सैकड़ों जहाज गुजरते हैं। बिल्कुल। तो कुछ जहाजों पर हमले से पूरा रास्ता कैसे बंद हो गया? ये मैथमेटिक्स मुझे समझ नहीं आ रहा। ये मैथमेटिक्स काम करता है इंश्योरेंस यानी बीमा के जरिए। अच्छा। शिपिंग इंडस्ट्री पूरी तरह से इंश्योरेंस पर टिकी है। जब एक भी जहाज पर ड्रोन या मिसाइल से हमला होता है तो लंदन और दुनिया भर की बीमा कंपनियां उस इलाके को वॉर रिस्क जोन घोषित कर देती हैं। ओ, और फिर उनका प्रीमियम बढ़ जाता होगा। बहुत ज्यादा। एक विशाल ऑयल टैंकर और उसमें भरे कार्गो की कीमत करोड़ों डॉलर्स में होती है। जैसे ही हमले शुरू हुए, इंश्योरेंस कंपनियों ने या तो कवर देना बंद कर दिया या प्रीमियम इतना ज्यादा बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया होगा? मान लीजिए जहाज की टोटल वैल्यू का 5% या 10%। इस वजह से किसी भी शिपिंग कंपनी के लिए वहां से तेल ले जाना फाइनेंशियली इम्पॉसिबल हो गया। ओह वाओ! तो ये ऐसा है जैसे किसी हाईवे पर पुलिस ने कोई बैरिकेड नहीं लगाया है, रास्ता पूरी तरह खुला है। हाँ। लेकिन सड़क के किनारे कुछ स्नाइपर्स बैठे हैं। हाँ। और उन्होंने 1-2 ट्रकों पर गोली चला दी है। अब कोई भी ट्रक ड्राइवर या उसका मालिक उस हाईवे पर गाड़ी ले जाने की हिम्मत नहीं करेगा। बिल्कुल सटीक। रास्ता खुला होकर भी बंद हो गया। एग्जैक्टली। ईरान ने बिना कोई दीवार खड़ी किए सिर्फ डर और बीमा के गणित का इस्तेमाल करके ट्रेड को जीरो कर दिया है। ट्रैफिक 70% से गिरकर लगभग खत्म हो गया। ऐसा क्यों? हाँ, ईरान ने जानबूझकर चाइना, जो कि उसका सबसे बड़ा ऑयल बायर है, और भारत, टर्की जैसे देशों से जुड़े कुछ जहाजों को सुरक्षित गुजरने दिया है। ये तो एक बेहद शातिर डिप्लोमेटिक चाल है। मतलब ईरान दुनिया को 2 हिस्सों में बांट रहा है। सही कहा। वो ग्लोबल साउथ और एशिया के बड़े देशों को ये मैसेज दे रहा है कि हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ पश्चिमी देशों और उनके सहयोगियों से है। वो चाइना और भारत को नाराज अफोर्ड नहीं कर सकता इस वक्त। बिल्कुल नहीं। लेकिन इसका ग्लोबल इकोनॉमी पर जो असर हुआ है वो सच में विनाशकारी है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $126 प्रति बैरल के पार चला गया है। बाप रे, $126? हाँ, और इसकी वजह से अमेरिका के कैलिफोर्निया में लोगों को 1 गैलन पेट्रोल के लिए $5 से ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। ये तो सीधा आम लोगों की जेब पर असर है। हालात इतने बेकाबू हो गए कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA के 32 देशों को अपने इमरजेंसी रिजर्व से 400 मिलियन बैरल तेल एक झटके में बाजार में उतारना पड़ा। 400 मिलियन बैरल? ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ये क्लियरली एक पैनिक मोड को दिखाता है। लेकिन रुकिए, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं और इस पूरी स्थिति के रूट कॉज यानी मूल कारण को देखें, हाँ। ये सब शुरू क्यों हुआ था?
अमेरिका और इजराइल ने ये बमबारी इसलिए की थी ताकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म किया जा सके। बिल्कुल, उनका मेन टारगेट वही था। लेकिन इन रिपोर्ट्स को पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक बहुत ही डरावना सवाल आ रहा है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? क्या सवाल है? हम कह रहे हैं कि ये भारी बमबारी ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकने के लिए है। लेकिन अगर आप ईरान की जगह हो, आपके देश पर लगातार बॉम्ब गिर रहे हो, आपके सुप्रीम लीडर की हत्या हो चुकी हो, सही बात है। तो क्या आप ये नहीं सोचेंगे कि अब खुद को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है जल्द से जल्द एक परमाणु बॉम्ब हासिल करना? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। मुझे तो लगता है कि ये हमले असल में ईरान को रोकने के बजाय उसे न्यूक्लियर स्प्रिंट यानी तेजी से हथियार बनाने की आखिरी रेस की तरफ धकेल रहे हैं। और यही आज की जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा डर है। CSIS के एक्सपर्ट्स ने ठीक इसी खतरे पर सबसे गहरी चिंता जताई है। अच्छा। समस्या यह है कि आप बमबारी से हर चीज नष्ट नहीं कर सकते। ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट, जहां पर असल काम होता है, वो कोई आम इमारत नहीं है जिसे ऊपर से उड़ाया जा सके। हाँ, मैंने सुना है वो जमीन के बहुत नीचे है। पहाड़ों के बहुत नीचे गहरी चट्टानों के अंदर बना है। ट्रेडिशनल बंकर बस्टर बॉम्ब्स वहां तक नहीं पहुंच सकते। और रिपोर्ट्स क्लियर बता रही हैं कि फोर्डो अभी पूरी तरह सुरक्षित है। माय गुडनेस। और ईरान के पास पहले से ही 60% तक एनरिच्ड यानी संवर्धित यूरेनियम मौजूद है, राइट? हाँ बिल्कुल। और न्यूक्लियर साइंस में 60% से 90% तक जाना, जो कि वेपन ग्रेड या हथियार बनाने के जरूरी लेवल है, वो बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं है। यानी बेस तो पहले से तैयार है, उन्हें बस आखिरी कदम उठाना है। एग्जैक्टली। ईरान के पास यह विकल्प पूरी तरह खुला है। यानी सैन्य हमले ने खतरे को खत्म नहीं किया, बल्कि उस खतरे की टाइमलाइन को बेहद सिकोड़ दिया है। ये तो बहुत ही टेरिफाइंग थॉट है। तो ऐसे में डिप्लोमेसी क्या कर रही है? मतलब बातचीत से इस मसले को सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं हो रही? डिप्लोमेसी इस वक्त पूरी तरह से पैरालिसिस यानी लकवाग्रस्त स्थिति में है। जिनेवा में ओमान की मध्यस्थता से पर्दे के पीछे बातचीत चल रही थी। हाँ, ओमान हमेशा बैक चैनल टॉक्स में रहता है। तो क्या हुआ उसका? वो पूरी तरह से फेल हो गई। वजह बहुत सिंपल है, दोनों पक्षों की मांगे एकदम एक्सट्रीम पर हैं। अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है कि ईरान जीरो एनरिचमेंट यानी शून्य संवर्धन के लिए राजी हो जाए। और ट्रंप प्रशासन ने तो सीधे तौर पर अनकंडीशनल सरेंडर यानी बिना शर्त आत्मसमर्पण की बात कह दी है। ये तो इम्पॉसिबल है। कोई भी सॉवरेन देश, खासकर वो जिस पर अभी इतना बड़ा हमला हुआ हो, ऐसी शर्तों को कैसे मानेगा? ये तो सुसाइड जैसा है उनके लिए। वही तो। और इस सब में यूनाइटेड नेशंस का क्या रोल है? मैंने कहीं पढ़ा था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की 10,120वीं बैठक में इस मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ था। हाँ, वो एक अलग ही ड्रामा है। कुछ स्नैपबैक सैंक्शंस को लेकर बहस चल रही थी। ये स्नैपबैक क्या बला है, और वहां रशिया इस पर इतना क्यों भड़क रहा है? देखिए, ये यूएन के इतिहास का सबसे दिलचस्प लीगल लूपहोल है। 2015 में जब ईरान न्यूक्लियर डील यानी रेजोल्यूशन 2231 हुई थी ना। हाँ, ओबामा के टाइम पर। बिल्कुल। तब पश्चिमी देशों को डर था कि अगर ईरान ने धोखा दिया और वो लोग दोबारा सैंक्शंस या प्रतिबंध लगाना चाहेंगे, तो रशिया और चाइना अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके उन्हें रोक देंगे। ऑब्वियस सी बात है, वो ईरान के एलाइज हैं। इसलिए उन्होंने उस समझौते में एक स्नैपबैक ट्रिगर डाला। इसका मतलब था कि अगर अग्रीमेंट का उल्लंघन होता है, तो बिना किसी वोटिंग या वीटो के पुराने सभी कड़े प्रतिबंध अपने आप वापस लागू हो जाएंगे। वाओ, एक तरह का ऑटोमेटिक लॉक जिसे कोई वीटो पावर नहीं खोल सकता। ठीक पकड़ा आपने। अब अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस कह रहे हैं कि उन्होंने ये स्नैपबैक ट्रिगर दबा दिया है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि रशिया और चाइना इस ट्रिगर को पूरी तरह अवैध यानी इल्लीगल बता रहे हैं। क्यों? अगर ये समझौते में लिखा है तो इल्लीगल कैसे हुआ? रशिया का लॉजिक सुनिए। रशिया का तर्क ये है कि 2018 में अमेरिका खुद इस न्यूक्लियर डील से बाहर निकल गया था। हाँ, ट्रंप ने डील कैंसिल कर दी थी। तो रशिया कह रहा है कि जब आप खुद इस समझौते का हिस्सा ही नहीं है, तो आप इसके अंदर मौजूद किसी ट्रिगर को कैसे दबा सकते हैं? अरे, ये तो वही बात हुई ना कि जैसे आपने एक क्लब की मेंबरशिप छोड़ दी हो और अब आप वापस आकर उस क्लब के रूल्स बाकी लोगों पर लागू करने की मांग कर रहे हो। एग्जैक्टली, बहुत सही एग्जाम्पल दिया। रशिया ने सिक्योरिटी काउंसिल में सीधे तौर पर अमेरिका पर इंटरनेशनल लॉ तोड़ने का आरोप लगाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनाइटेड नेशंस, जो कि दुनिया में शांति बनाए रखने की सबसे बड़ी संस्था है, वो खुद अंदर से दो फाड़ हो चुकी है। पूरी तरह से।
और जब डिप्लोमेसी के ये सबसे बड़े दरवाजे बंद हो जाते हैं तो इस संकट की लहरें सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहती। बिल्कुल नहीं। इनका असर पूरी दुनिया पर होता है। अगर हम इसका ग्लोबल रिपल इफेक्ट देखें कि कैसे एक जगह की आग दूसरी जगह पहुंचती है, तो ये मामला सीधे यूक्रेन युद्ध और रशिया तक जा पहुंचता है। सही पॉइंट है। लेकिन देखने में तो दोनों अलग अलग वॉर्स हैं। ईरान में गिरते बॉम्बों का यूक्रेन की सिक्योरिटी से क्या लेना देना है? लेना देना बहुत सीधा और खतरनाक है। FPRI की रिपोर्ट इस चीज को बहुत बाखूबी समझाती है। देखिए, ईरान अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी में शाहेद ड्रोन्स का भारी इस्तेमाल करता है। हाँ, वो कमाकाजी ड्रोन्स। हाँ, और ये बहुत सस्ते होते हैं। जब ईरान ने खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब या यूएई के इर्द गिर्द इन ड्रोन्स से खतरा पैदा किया तो इन देशों में पैनिक फैल गया। उन्हें लगा होगा कि उनके ऑयल फील्ड्स पर हमला हो सकता है। बिल्कुल। अब इन सस्ते ड्रोन्स को गिराने के लिए गल्फ कंट्रीज को पेट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स की जरूरत पड़ रही है। और पेट्रियट मिसाइल तो अमेरिका की सबसे एडवांस्ड और महंगी एयर डिफेंस सिस्टम है ना? एग्जैक्टली। एक पेट्रियट मिसाइल की कीमत लाखों डॉलरों में होती है और इसे बनाने में महीनों लगते हैं। आप इन्हें किसी फैक्ट्री में रातों रात 3D प्रिंट नहीं कर सकते। इनकी सप्लाई बहुत ही लिमिटेड है। राइट। अब जब हाड़ी देशों ने अमेरिका से इन मिसाइल्स की डिमांड बढ़ा दी तो अमेरिका को अपनी लिमिटेड सप्लाई वहां भेजनी पड़ी। इसका सीधा असर यह हुआ कि यूक्रेन की सप्लाई लाइन कट गई। ओह नो! यूक्रेन जो पहले से ही रोजाना रूसी मिसाइल्स और ड्रोन्स झेल रहा है, उसे तो इन पेट्रियट मिसाइल्स की सबसे ज्यादा जरूरत है। वही तो ट्रेजेडी है। ये तो अजीब विडंबना है। एक तरह से ये बटरफ्लाई इफेक्ट का सबसे डरावना रूप है। कैसे? तेहरान में बॉम्ब गिरते हैं और कीव के आसमान में रक्षा कवच कमजोर हो जाते हैं। ईरान के एक सस्ते ड्रोन ने बिना यूक्रेन की सीमा में घुसे यूक्रेन को डिफेंसलेस कर दिया। यही मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स का इंटरकनेक्टेड जाल है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। लेकिन इस सब के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बिल्कुल नई तरह की डिप्लोमेसी शुरू की, जिसे ड्रोन डिप्लोमेसी कहा जा रहा है। हाँ, मैंने इस नए ऑफर के बारे में कुछ पढ़ा था। ये तो किसी भी युद्ध के इतिहास में अपने आप में एक अनोखा बार्टर सिस्टम है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। बिल्कुल। ज़ेलेंस्की ने खाड़ी देशों को एक बड़ा दिलचस्प प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, देखिए, पिछले कई सालों से रूसी हमलों का सामना करते हुए हमारी सेना को इन शाहिद ड्रोन्स को मार गिराने में महारत हासिल हो गई है। क्योंकि रशिया भी तो उन्हीं ईरानी ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा था ना यूक्रेन पर। सही बात है। तो ज़ेलेंस्की ने कहा, हम जानते हैं कि इन महंगी पैट्रियट मिसाइल्स के बिना इन ड्रोन्स को कैसे काउंटर करना है, तो हम एक डील करते हैं। कैसी डील? आप हमें अपनी पैट्रियट मिसाइल्स दे दीजिए और बदले में यूक्रेन अपनी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी और अपने सबसे एक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग आपको देगा। वाओ! अपनी एक्सपर्टीज को हथियारों के बदले ट्रेड करना। ये सीरियसली दिखाता है कि जब सप्लाई चेन टूटती है तो देश कैसे जुगाड़ और नई स्ट्रैटेजीज पर उतर आते हैं। असली क्राइसिस मैनेजमेंट। गोली चलाए सबसे ज्यादा फायदे में है। और वो देश है रशिया। एग्जैक्टली। क्या ऐसा नहीं लगता कि इस पूरी अफरा तफरी में रशिया सबसे बड़ा विनर बनकर उभर रहा है? इसमें कोई शक नहीं है। रशिया को इस संकट से दोहरा बल्कि तिहरा फायदा हो रहा है। एक तरफ तो यूक्रेन का एयर डिफेंस कमजोर हो रहा है, जो रशिया के लिए डायरेक्ट सैन्य फायदा है। और दूसरी तरफ उन्हें सीधा आर्थिक फायदा यानी इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है। देखिए, रशियन सरकार ने अपना 2026 का पूरा बजट इस अनुमान पर बनाया था कि क्रूड ऑयल की कीमत लगभग $59 प्रति बैरल रहेगी। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया, हर्मुज़ के इफेक्टिव क्लोजर के कारण तेल की कीमत तो $70 पर गई और कभी-कभी $120 तक जा पहुंची है। तो आप खुद गणित लगा लीजिए, रशिया के खजाने में अनुमान से कहीं अधिक पैसा आ रहा है और ये वही पैसा है जो सीधे तौर पर यूक्रेन के खिलाफ उनकी वॉर मशीन को फाइनेंस कर रहा है। ये पॉइंट तो बहुत क्लियर है। पैसों का सीधा फ्लो उन्हें फायदा पहुंचा रहा है। और इतना ही नहीं, क्योंकि होर्मुज़ जलदामरू मध्य से तेल आना मुश्किल हो गया है, चाइना और भारत जैसे बड़े एनर्जी बायर्स अब रशिया के क्रूड ऑयल पर और भी ज्यादा निर्भर हो गए हैं। तो रशिया की डिप्लोमैटिक और आर्थिक पकड़ दोनों स्ट्रांग हो रहे हैं। बिल्कुल। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि एक समुद्री रास्ते का इंश्योरेंस मैथमेटिक्स बिगड़ गया है। माइंड ब्लोइंग। पर इन सब के अलावा एक और ग्लोबल मुद्दा है जिस पर बात करनी जरूरी है। क्लाइमेट चेंज। हाँ, ये सब सुनने के बाद मुझे लगता है कि इस एनर्जी क्राइसिस ने जलवायु परिवर्तन और ग्रीन एनर्जी की बहस को भी पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। PBS की रिपोर्ट में UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का एक बड़ा दिलचस्प बयान था। हाँ, गुटेरेस का अपना एक अलग नजरिया है। उनका तर्क यह है कि ये संकट दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है।
किस मायने में? उनका मानना है कि जब तक दुनिया अपनी एनर्जी नीड्स के लिए फॉसिल फ्यूल्स और हॉर्मूज जैसे चोक पॉइंट्स पर निर्भर रहेगी, तब तक ग्लोबल इकोनॉमी यूं ही किसी भी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के हाथों हॉस्टेज बनती रहेगी। बात तो टेक्निकली सही है। इसलिए वो उम्मीद कर रहे हैं कि देश अब घबराकर बहुत तेजी से सोलर और विंड एनर्जी यानी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भागेंगे, ताकि वो अपनी एनर्जी को लेकर आत्मनिर्भर हो सके। लेकिन मुझे यहाँ उनकी इस उम्मीद पर थोड़ा शक होता है। क्यों? अगर हम हिस्ट्री देखें, और बहुत पुराना भी नहीं, सिर्फ यूक्रेन युद्ध की शुरुआत को ही देख लें, क्या सच में देश एनवायरनमेंट को प्रायोरिटी देते हैं जब उनकी एनर्जी सिक्योरिटी पर सीधी आंच आती है? आपका शक बिल्कुल जायज़ है, और कई एनालिस्ट्स ठीक यही वार्निंग दे रहे हैं। थियरी में ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रियल लाइफ में जब अचानक से तेल की कमी होती है और देश में पावर कट्स होने लगते हैं, तब सरकारें एनवायरनमेंट की चिंता को ताक पर रख देती हैं। यूक्रेन वॉर के दौरान हमने क्लियरली देखा कि यूरोप के कई डेवलप्ड देशों ने खुद को बचाने के लिए तुरंत कोयले यानी कोल का ज्यादा इस्तेमाल शुरू कर दिया था। हाँ, उन्होंने अपने कोल प्लांट्स वापस चालू कर दिए थे। वही, अब तस्वीर देखिए, चीन और भारत जैसे देश जिनकी एनर्जी जरूरतें विशाल हैं, वो भी इस तेल की कमी की भरपाई के लिए वापस कोयले की हैवी माइनिंग और यूसेज की तरफ मुड़ सकते हैं। ये तो बहुत डेंजरस ट्रेंड हो जाएगा। बिल्कुल, यानी लॉन्ग टर्म में शायद हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये संकट क्लाइमेट चेंज के खिलाफ चल रही इस लड़ाई को कई साल पीछे धकेल सकता है। ये बहुत ही डिप्रेसिंग थॉट है। तो अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़ें, तो एक आम इंसान जो इस वक्त अपने घर का बजट बना रहा है या मार्केट में किराने का सामान खरीदने जा रहा है, उसके लिए इस पूरी कहानी का क्या मतलब है? आप इसे कैसे समराइज करेंगे? देखिए, इसका सीधा सा अर्थ ये है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था और हमारी रोजमर्रा की सिक्योरिटी एक बेहद नाजुक, लगभग अदृश्य धागे से बंधी है। ईरान का ये संकट केवल न्यूज़ चैनल्स की एक सुर्खी नहीं है, ये प्रैक्टिकली तय कर रहा है कि गैस स्टेशन पर फ्यूल की कीमत क्या होगी, इन्फ्लेशन यानी महंगाई कितनी बढ़ेगी। हाँ, और क्या दुनिया की महाशक्तियां अपने ही बनाए हुए कूटनीतिक और कानूनी जाल में फंस चुकी हैं। ये सच में सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और अब इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक आखिरी विचार जो इस पूरे एनालिसिस के बाद मेरे दिमाग में लगातार घूम रहा है, जिसे हम सोर्स मटेरियल के बेस पर ही सोच सकते हैं। क्या विचार? हमने आज की चर्चा में देखा कि कैसे अमेरिका के पास सबसे एडवांस्ड एयरफोर्स है, आसमान पर उनका पूरा कब्जा है, फिर भी जमीन पर टारगेट देश की सरकार नहीं गिरती बल्कि उल्टी और मजबूत हो जाती है। हाँ, रैली अराउंड द फ्लैग इफेक्ट। राइट। और हमने देखा कि हॉर्मूज में कोई दीवार या फिजिकल नाकाबंदी नहीं है, फिर भी जहाजों का चलना बंद है और दुनिया भर की इकॉनमी त्राही त्राही कर रही है, सिर्फ इंश्योरेंस और डर की वजह से। तो क्या हम मॉडर्न वॉरफेयर यानी आधुनिक युद्ध के एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां किसी भी पक्ष के लिए डिसाइसिव विक्ट्री, एक निर्णायक जीत हासिल करना पूरी तरह से असंभव हो गया है? क्या भविष्य के युद्ध अब केवल जीतने के लिए नहीं लड़े जाएंगे, बल्कि सिर्फ इस अंतहीन अराजकता के प्रबंधन, जिसे हम मैनेजमेंट ऑफ केओस कहते हैं, सिर्फ इसके लिए लड़े जाएंगे? ये बहुत ही गहरा और डिस्टर्ब करने वाला सवाल है ना? तो इस गहरे सवाल के साथ कि क्या हम सिर्फ केओस को मैनेज करना सीख रहे हैं जीतने के बजाय, हम आपको यहीं छोड़े जाते हैं आगे खुद सोचने के लिए। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। इस मुद्दे पर आगे क्या नए डेवलपमेंट होते हैं, इन पर हमारी नज़र बराबर बनी रहेगी।